दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त कोरियन सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ। इसकी स्टोरी काफी यूनिक है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आखिर में आप खुद भी सोच में पड़ जाओगे कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत साल 1985 से होती है, जहां हम 4 बच्चों को देखते हैं। इनके नाम थे सियोक, ताइसुक, पार्क और जून। अब ये चारों बर्फ की सतह को तोड़कर उसके पानी में कांटा डालते हैं और कई सारी मछलियां पकड़ते हैं। रात में हम देखते हैं कि ये बच्चे डिनर कर रहे होते हैं और देखने से पता चलता है कि ये सभी बच्चे एक ग्रुप का हिस्सा हैं और यहाँ कैंपिंग करने आए हैं। तभी इनके पास इनका 5वां साथी नीता आता है, जिसको हमेशा लेट आने की आदत थी। अब इस ग्रुप को देखकर पता चलता है कि सियोक इनमें सबसे मैच्योर था, जबकि ताइसुक हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। वहीं पार्क और जून अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ा करते थे। तभी इधर नीता को आसमान के पास लूनर एक्लिप्स दिखता है। दरअसल लूनर एक्लिप्स उसे कहते हैं जब मून रिफ्लेक्शन के कारण लाल हो जाता है। इधर ये सारे बच्चे एक साथ उस मून की तरफ देखते हैं और इसी के साथ मूवी 35 साल आगे यानी साल 2018 में शिफ्ट होती है। यहाँ हम फिर से सियोक को देखते हैं। सियोक अब एक फैमिली मैन था। अब सियोक की वाइफ जूलिया सियोक से कहती है कि हमारी बेटी यूजिन का चक्कर जिन होन के साथ चल रहा है। इसमें बड़ी बात क्या है, यूजिन अब 20 साल की हो चुकी है। उसकी उम्र में बॉयफ्रेंड बनाना नॉर्मल बात है। तो जूलिया कहती है लेकिन जिन होन मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता। सुबह ही मुझे यूजिन के कमरे से प्रिकॉशन का पैकेट मिला, इसका मतलब वो लोग फिजिकल भी हो चुके हैं। इस पर सियोक कहता है ये सब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यूजिन से बात करके उसे समझा सकती हो। वैसे भी तुम एक साइकाइट्रिस्ट हो और तुम्हारे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। तो जूलिया कहती है लेकिन मेरे पेशेंट्स की तरह यूजिन मुझे समझाने का टाइम नहीं देती। सियोक कहता है फिर वो जो कर रही है उसे करने दो। इसके बाद सीन सियोक के चाइल्डहुड फ्रेंड पार्क पर शिफ्ट होता है। पार्क के परिवार में उसकी मॉम, 3 बच्चे और वाइफ सैरा रहती है। पार्क कभी भी सैरा से अच्छे से बात नहीं किया करता था और सैरा भी पार्क से थोड़ा दबकर रहती थी। यहाँ पार्क अपनी मॉम और बच्चों को अलविदा करके सैरा के साथ कहीं जा रहा होता है। इसके बाद सीन जून पर शिफ्ट होता है। जून वही है जिसकी पार्क से बचपन में बहस हुआ करती थी। जून की उम्र अब 40 साल की थी, लेकिन जून की वाइफ रैन जून से काफी यंग और अमीर थी। आगे जून और पार्क दोनों अपने पार्टनर्स को लेकर सियोक के घर पहुंचते हैं। दरअसल सियोक ने नया घर खरीदने की खुशी में एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रखी थी, जिसमें सियोक के चाइल्डहुड वाले सभी फ्रेंड्स आएंगे। इधर डिनर तैयार होने तक जूलिया सैरा को अपने घर का नया डिजाइन दिखाने ले चलती है। घर का डिजाइन देखकर सैरा जूलिया की बहुत तारीफ करती है। सैरा कहती है मुझे कभी कभी तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड भी एक सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन है। वैसे मैंने सुना है कि तुमने काफी बड़ी जमीन खरीदी है वहाँ हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए। तो जूलिया इस पर हाँ कहती है। तभी जूलिया के घर में उनका आखिरी मेहमान नीता आता है। नीता पहले की तरह आज भी काफी लेट पहुंचा था। जूलिया कहती है आपकी गर्लफ्रेंड किधर है? तो नीता कहता है कि उसे जरा सा फीवर था इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकी। खैर, अब ये सुनकर बाकी लोग नीता को घर के अंदर बुला लेते हैं। असल में नीता की पहली वाइफ ने उसे तलाक दे दिया था और अब नीता ने इस उम्र में एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी। आगे डिनर शुरू होने से पहले रैन सभी के पास आकर उन्हें अपनी और जून की शादी की फोटोज दिखाती है। यहाँ रैन कहती है कि हमारी शादी में ताइसुक भी आया था। तो सियोक कहता है कि वो भी हमारा दोस्त था, उसके साथ क्या हुआ? तो पार्क कहता है उसने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी का काफी बड़ा हिस्सा देकर उससे डिवोर्स ले लिया है। जिस पर सैरा कहती है कि दरअसल ताइसुक अपनी वाइफ के होते हुए भी अपने से आधी उम्र वाली लड़की को डेट कर रहा था, लेकिन ऐसा करते हुए वो पकड़ा गया। आगे वहाँ बैठा जून कहता है कि अगर ताइसुक उस लड़की के साथ वाले मैसेजेस डिलीट कर देता तो शायद उसकी वाइफ को उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कभी पता नहीं लगता, लेकिन वो इन मामलों में काफी केयरलेस था। अब जूलिया कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे सेलफोन्स के अंदर हमारे बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे कितने मैसेजेस, कॉल्स और जो भी हम दिन भर में करते हैं वो सारा डेटा फोन के अंदर ही मौजूद होता है। एक तरह से मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का ब्लैक बॉक्स है। अब यहीं से जूलिया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना आज एक अलग तरह का गेम खेला जाए, और ऐसा बोलकर जूलिया अपना फोन सामने रख देती है। वो कहती है कि इस गेम में सभी अपने अपने मोबाइल से टेबल पर रखेंगे और डिनर के दौरान जितने भी मैसेजेस या कॉल्स आएंगे वो सब हम एक दूसरे को शो भी करेंगे। इवन कॉल पर बात भी करनी होगी
तो भी लाउड स्पीकर में रख कर करेंगे ताकि उसे सब सुन सके। अब सभी को ये गेम काफी अटपटा सा लगता है, लेकिन तभी रैन जल्दी से अपना फोन निकालकर मेज पर रख देती है, जिसे देखकर बाकी लोग भी एक एक करके अपना फोन टेबल पर रख देते हैं। तभी अचानक रैन पार्क की तरफ इशारा करती है। दरअसल पार्क फोन को टेबल से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रैन बताती है कि अगर किसी को बाहर जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन फोन को टेबल से नहीं हटाएगा, क्योंकि फोन हटाने से उसके मैसेजेस डिलीट किए जा सकते हैं या फिर कोई कांटेक्ट ब्लॉक किया जा सकता है। आगे ये सभी इसी तरह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी रैन जून से कहती है कि उनका बच्चा काफी अच्छा होगा। तभी बीच में नीता कहता है, क्या किसी रिलेशनशिप में बच्चे सच में जरूरी होते हैं? मैं शादीशुदा हूँ और हाल ही में मेरा डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तो इस पर सैरा कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे होने से कपल्स के बीच में बॉन्डिंग और प्यार बढ़ता है। लेकिन नीता इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है और इसी बीच अचानक नीता को अपने फादर का कॉल आता है। अब नीता सबके सामने कॉल को स्पीकर में करके जल्दी से कहता है कि डैड, इस वक्त मैं दोस्तों के बीच में हूँ, इसलिए ऐसा कुछ मत बोलिएगा जिससे मेरी बेइज्जती हो जाए। तो सभी ऐसा कहने से नीता को रोकते हैं, क्योंकि यही गेम का रूल था। अब सियोक और पार्क नीता के डैड से बात करते हैं, क्योंकि नीता के डैड उनके स्कूल प्रोफेसर रह चुके थे। इधर सियोक जून को भी प्रोफेसर को हाय बोलने को कहता है, लेकिन जून स्कूल का सबसे बड़ा डम्ब स्टूडेंट था, इसलिए प्रोफेसर जून की बहुत ही बेइज्जती कर देते हैं। इसे सुनकर जून कहता है, मैंने कहा था ना कि ये अब भी मुझसे नफरत करते हैं। तभी प्रोफेसर नीता से कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। तो नीता कहता है कि ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आज पूरी रात मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। तो प्रोफेसर कल सुबह कॉल करने को कहते हैं और इस तरह से नीता की कॉल एंड हो जाती है। इसके बाद जून नीता से कहता है, अरे याद आया, प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए स्कूल टीचर की जॉब ढूंढी थी, उसका क्या हुआ? तो नीता कहता है कि मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स इतने बिगड़ गए हैं कि वो अपने से बड़े टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, और इसी रीजन से मैंने वहाँ के एक स्टूडेंट की पिटाई कर दी थी, जिस कारण मुझे स्कूल वालों ने निकाल दिया। तो इस बात पर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। आगे सियोक एक नई डिश तैयार करने के लिए छोटा सा ब्रेक लेता है। तभी ब्रेक के दौरान पार्क सियोक से कहता है, मैंने सुना है कि तुमने हॉस्पिटल के लिए नई जमीन खरीदी है, इसलिए उस जमीन पर हॉस्पिटल बनवाते वक्त तुम वहाँ के मजदूरों पर कड़ी नजर रखना, वरना वो लोग काम करने में काफी देरी कर देंगे। ये सुनकर सियोक कहता है कि पार्क, तुमने सोक्चो रिजॉर्ट के बारे में सुना है? तो पार्क कहता है कि हाँ, कुछ चालबाज लोगों ने एक टीम बनाकर लोगों को इन्वेस्टिंग करने के स्कैम पर फंसाया था, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो सियोक कहता है कि मैंने $2 मिलियन उसी चालबाज कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसे सुनकर पार्क हैरान होता है, क्योंकि $2 मिलियन काफी बड़ा अमाउंट था। अब पार्क कहता है कि तुम इतने पैसे वापस से कैसे कमाओगे? तो सियोक कहता है कि मैं इस घर को लोन में डालकर हॉस्पिटल बनाने में इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ऐसा समझो कि मैंने तुमसे इस बारे में कुछ कहा ही नहीं था। आगे ये सभी डिनर का राउंड 2 शुरू करते हैं। इधर ये लोग अपने करियर से रिलेटेड बातें करते हैं, जिसके साथ सारा खाना खत्म हो जाता है और सभी दोबारा से ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक में पार्क नीता से कहता है कि जल्दी बाहर आओ, हम फुल मून देखेंगे, और ऐसा कहकर पार्क नीता को अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ नीता कहता है, इस साइड तो चांद है ही नहीं, फिर तुम मुझे दिखाने क्या लाए हो? तो पार्क कहता है कि प्लीज किसी को मत बताना, असल में मुझे तुम्हारी जरूरत है। दरअसल मेरा ऑनलाइन किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तो इसे सुनकर नीता हैरान होकर चिल्लाने लगता है, पर तभी पार्क नीता को किसी तरह से शांत कराकर कहता है कि जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, मैं उस लड़की से बस कैजुअली मिला था, लेकिन कुछ दिनों से वो लड़की मुझे ठीक 10 बजे अपनी तस्वीर भेज रही है। इसका मतलब वो आज भी अपनी कोई ना कोई तस्वीर मुझे भेजेगी। अब ये सुनते ही नीता घड़ी देखकर कहता है कि 10 बजने में बस थोड़ी ही देर है। तो पार्क कहता है कि देखो यार, मैंने तुम्हारी कभी हेल्प नहीं मांगी, बस इस बार तुम मेरी हेल्प कर दो। तो नीता कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? जिस पर पार्क कहता है कि तुम्हारा और मेरा फोन सेम कंपनी के सेम मॉडल वाला है, इसलिए तुम टेबल पर रखा फोन अपने फोन से बदल लेना। तो नीता कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वरना लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो पार्क कहता है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, तुम लोगों की नजरों में अभी भी सिंगल हो। तभी नीता कहता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ, बस मेरी गर्लफ्रेंड आज बीमार है, और अगर तुम्हें पहले से ही इस बारे में पता था तो तुमने ये गेम क्यों खेला? तो पार्क कहता है, यार सभी ये गेम खेल रहे थे, अगर मैं इन्हें ज्वाइन नहीं करता तो सभी मुझ पर शक करने लगते, इसलिए प्लीज आखिरी बार मेरी मदद कर दो। खैर, अब इस तरह से नीता फाइनली इस पर मान जाता है। आगे सैरा के फोन में किम सू नाम से कॉल आता है। तभी सैरा आकर कहती है कि किम मेरी पोएट्री क्लासमेट है, और ऐसा कहकर सैरा किम की कॉल रिसीव करती है। तभी कॉल में किम कहती है, पार्क में जाने का क्या ख्याल है? तो सैरा कहती है, सॉरी मैं चल नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त मैं जूलिया के घर पर हूँ।
किम कहती है कि जूलिया, अच्छा तुम्हारी वही फेकू फ्रेंड जो जब देखो तब अपने लग्जरी आइटम्स का शो ऑफ करती रहती है। तभी सैरा हिचकते हुए कहती है, अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तभी किम बिना रुके कहती है, तुमने ये तो बताया था कि जूलिया बहुत ही बेवकूफ है और उसे दिखावा करने के अलावा कुछ और नहीं आता। तो इन सब बातों को खुद इधर जूलिया सुन लेती है। इतना कहने के बाद भी किम शांत नहीं होती और गेम के रूल्स के मुताबिक सैरा खुद से फोन बंद नहीं कर सकती थी। तभी बीच में जून सैरा के फोन में पानी उड़ेल देता है, जिससे कॉल अपने आप कट हो जाता है। ये सब होने के बाद सैरा हैरान नजरों से जूलिया की तरफ देखती है तो जूलिया कहती है कि ड्रायर बाथरूम में है। फिर सैरा अपना फोन सुखाने बाथरूम की तरफ चली जाती है और सभी डिनर में क्रैब खाना शुरू करते हैं। तभी अचानक जून को किसी का टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में लिखा था कि मुझे कॉल करो, ये अर्जेंट है। इसे देखकर रैन सभी से कहती है कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये मैसेज जून के रेस्टोरेंट मैनेजर का है। तभी जून कहता है, जरूर कोई रियल कस्टमर मुझसे मिलने की डिमांड कर रहा होगा। रैन कहती है, हाँ ऐसा अक्सर होता है। तभी जूलिया कहती है कि जून तुमसे कुछ भी कह देता है और तुम उसे मान भी लेती हो, तुम्हें जून पर कभी शक भी नहीं होता। तो रैन जून से कहती है, तुम मैनेजर को कॉल करो, हो सकता है कोई अर्जेंट काम हो। अब जून घबराते हुए कॉल करने के लिए राजी हो जाता है। तभी रैन जून से फोन छीनकर कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं करोगे। असल में जून को जिस तरह की लड़कियां पसंद हैं, उसकी मैनेजर उसके बिल्कुल अपोजिट है। तभी रैन जून से फोन छीनकर कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं करोगे। उसकी मैनेजर उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इसे सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। अब इसी दौरान पार्क और नीता अपना फोन एक्सचेंज करने वाले होते हैं, लेकिन फोन एक्सचेंज होते होते रह जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद नीता के फोन में वर्कआउट करने का अलार्म बजता है और नीता वहीं जमीन पर ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। असल में नीता हमेशा अलार्म बजते वक्त किसी भी सिचुएशन में सभी के सामने एक्सरसाइज करना शुरू कर देता था और ये सब एक तरह से नीता के रूटीन में शामिल था। अब नीता की एक्सरसाइज को देखकर जूलिया गलती से सियोक के टी शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है, जिससे सभी का अटेंशन सियोक की तरफ चला जाता है और इसी मौके पर पार्क अपना फोन नीता के फोन से बदल देता है। अब तक सैरा भी अपना फोन ड्रायर से सुखाकर वापस आ गई थी। इधर नीता भी एक्सरसाइज बंद करके अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, लेकिन अचानक नीता के फोन में एक टेलीग्राम मैसेज आता है, जिसे देखकर पार्क समझ जाता है कि ये मैसेज उसी लड़की का होगा जो रोज अपनी फोटोज भेजती है। अब नीता जब मैसेज खोलता है तो यहाँ सच में किसी ने फोटो भेजा था। अब वो फोटो डाउनलोड करके देखता है और एकदम से शॉक्ड होकर फोन टेबल पर ही पटक देता है, जिसे देखकर पार्क की जान पर बन आती है। लेकिन पार्क नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। अब उस फोटो को देखकर नीता काफी देर तक पार्क को घूरता रहता है। यहाँ जून को जानना था कि नीता ने फोटो में आखिर ऐसा क्या देखा है, लेकिन नीता ये फोटो दिखाने से मना कर देता है। तभी जून नीता के हाथ से जबरदस्ती फोन छीनकर उसकी फोटो देखता है और बाकी के सभी मेंबर्स को भी दिखाता है। इसमें करीब 25 साल की लड़की ने अपनी वल्गर तस्वीर भेजी हुई थी, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो फोन असल में नीता का नहीं बल्कि पार्क का है। अब लोगों के इस रिएक्शन को देखकर नीता भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं इसी नई लड़की को डेट कर रहा हूँ। लेकिन तभी किसी के फोन से बच्चों जैसा रिंगटोन बजता है। ये रिंगटोन असल में नीता के फोन की थी, जिसे पार्क ने एक्सचेंज किया था। इसे देखकर सैरा कहती है, आपकी रिंगटोन बदली हुई लग रही है। तो पार्क कहता है, शायद बच्चों ने रिंगटोन बदल दी होगी। ऐसा कहकर पार्क फोन खोलता है। फोन में मैसेज आया था, क्या तुम पागल हो? पार्क हिचकते हुए कहता है, ये मैसेज मेरे ऑफिस मैनेजर का है। तो सैरा कहती है, लेकिन तुम्हारा ऑफिस मैनेजर तुम्हें पागल क्यों बोल रहा है? तभी पार्क कहता है कि तुम इतने सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो, इस पर ध्यान मत दो, चलो खाने पर फोकस करो। अब नीता कहता है, क्या तुम मैनेजर को रिप्लाई नहीं करोगे? मेरा मतलब कि तुम्हारे मैनेजर को साफ साफ दिख रहा होगा कि तुमने उसका मैसेज सीन किया है, पर इस पर कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, तो इससे मैनेजर को तुम्हारी चिंता होगी। वैसे तुम रिप्लाई में ये लिख सकते हो कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सैरा कहती है कि नहीं नहीं, ये रिप्लाई ठीक नहीं है। इससे अच्छा रहेगा कि तुम ये लिखो कि हम सभी अभी दोस्तों के साथ डिनर कर रहे हैं और डिनर खत्म होते ही मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा। तभी नीता एकदम से उठकर कहता है, इतना सब कहने की क्या जरूरत है? आखिर तुम किसी को क्यों बताओगे कि तुम किसके साथ कब और कहाँ डिनर कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। ये सुनकर पार्क समझ गया, सबसे अच्छा है कि मैं कोई रिप्लाई भी ना करूं। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ सियोक को अगला कॉल आता है। ये कॉल सियोक की बेटी यूजिन का था। यूजिन कहती है कि डैड, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। आपको तो पता ही है ना कि मैं किस लड़के के साथ हूँ। तो ये सुनते ही जूलिया काफी शॉक्ड हो जाती है। अब यूजिन आगे कहती है
कि मेरा बॉयफ्रेंड जिनहोन कल मिलिट्री में भर्ती होने वाला है, इसलिए वो आज रात मुझे ट्रिप पर ले जाने वाला है। तो क्या मैं उसके साथ जा सकती हूँ, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगा। ये सुनकर सीईओ कहता है कि मैं तुम्हें इतनी रात को किसी लड़की के साथ घूमने नहीं जाने दे सकता, अभी के अभी घर वापस आ जाओ। तभी यूजिन कहती है कि डैड, आपको भी पता है ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। इवन आपने खुद मुझे उसके साथ फिजिकल होने के लिए प्रिकॉशन लाकर दिया था। ऐसा दुनिया में कोई फादर नहीं करेगा, फिर आप इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? तो ये बातें सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। आगे यूजिन कहती है कि डैड, जिन कल मिलिट्री में भर्ती होने चला जाएगा, इसलिए मैं उसे आखिरी बार अलविदा कहने जा रही हूँ, पर इसमें काफी वक्त लग सकता है, इसलिए प्लीज आप मॉम को कह दीजिएगा कि मैं अपने कजिन के घर पर हूँ। सीईओ कहता है कि ये तुम खुद अपनी मॉम से कह सकती हो। यूजीन कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, आपको पता है ना कि मॉम कैसी हैं, वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनेंगी, उन्हें हमेशा मेरी चॉइस पर शक होता है। ये सुनकर सीईओ को वापस से कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम को बस तुम्हारी चिंता होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो गलती उन्होंने की है उसे तुम भी दोहराओ। तभी यूजिन कहती है कि आप मॉम से बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। और ऐसा कहकर यूजिन कॉल कट कर देती है। इधर यूजिन और सीईओ के बीच इन बातों को सुनकर सभी एकदम से सीरियस हो जाते हैं, लेकिन सीईओ को मजाक करके सभी का मूड हल्का कर देता है। इसके बाद पार्क के फोन में मिसू नाम के आदमी का मैसेज आता है। मिसू पूछ रहा था कि तुम किधर हो। तभी पार्क रिप्लाई करता है, मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर आया हूँ और तुमसे कल बात करता हूँ। तभी मिसू फिर से नया मैसेज करता है। फिर जब सैरा मैसेज पढ़ती है तब मिसू ने पार्क के लिए एब्यूजिव शब्द लिखे थे। तो सैरा कहती है कि ये आदमी तुम्हें इतने बुरे शब्द क्यों बोल रहा है। अब इसे सुनकर पार्क नीता की तरफ देखता है, क्योंकि वो मैसेज असल में नीता के लिए आया था। फिर पार्क झूठ बोलकर कहता है कि दरअसल ये मेरा वही मैनेजर है जिसने मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज किया था। कई बार ड्रिंक करके वो ऐसे ही किसी को भी गाली बक देता है, इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी नौकरी से निकालने का सोच रहा हूँ। पर इतने में ही मैनेजर यानी मिसू नीता के फोन पर कॉल कर देता है। तो नीता कहता है कि कॉल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी वो शराब के नशे में तुम्हें कुछ भी गलत सलत बोल देगा। लेकिन जूलिया कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है ना, इसी बहाने वो जो कुछ भी कॉल पर कहेगा तुम उसे रिकॉर्ड कर लेना और नौकरी से निकलवाने के लिए उसके खिलाफ यूज करना। तो इससे पहले कि पार्क कुछ समझ पाता, उतने में ही सैरा मिसू का कॉल उठा लेती है। अब मिसू कॉल पर कहता है, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम वहाँ अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो और मैं तब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। वैसे क्या उन दोस्तों को पता है कि तुम्हें मर्दों से अट्रैक्शन है और तुम एक गे हो? अब ये बातें इधर सभी लोग सुन लेते हैं और जब पार्क अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो उसकी वाइफ उसे अजीब तरह से घूर रही होती है। इसके बाद सैरा उससे कहती है, तो तुम एक गे हो और अपने मैनेजर के साथ भी सो चुके हो। तो पार्क कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ 15 सालों से हूँ, अगर मुझे मर्द पसंद होते तो हमारे 3 बच्चे इस दुनिया में कैसे आते। इस पर सैरा कहती है कि वो सब मुझे नहीं पता। तो पार्क अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग तो मुझे बचपन से जानते हो, तुम में से कोई सैरा को बताएगा कि मैं गे नहीं हूँ। बस मेरा मैनेजर मिसू शराब में टल्ली होकर कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। अब इतने में फोन पर मिसू का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं आज भी तुम्हारे किसेस के बगैर नहीं रह सकता। तो इसे पढ़कर सैरा का शक और पक्का हो जाता है। इसके बाद सैरा पार्क से कहती है, सच बताना तुम इस आदमी के साथ कब से रिलेशनशिप में हो? जरूर हमारी शादी होने के बाद तुम्हें मर्दों के लिए फीलिंग्स आने लगी होंगी, इसलिए तुम हर बार अपना फोन मुझसे छुपा लेते थे। पार्क कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें इस सब के बारे में घर पर चलकर बताऊंगा। लेकिन सैरा पार्क की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसके बाद सैरा बहुत ही रोती है और बालकनी की तरफ जाकर वहाँ सिगरेट पीने लगती है और दूसरी तरफ पार्क भी कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद जून के फोन में उसकी कलीग का कॉल आता है, तो जूलिया कॉल को लाउड स्पीकर में करने का इशारा करती है। तो जून ऐसा ही करता है। इधर कॉल पर कलीग कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे होटल में अपने ब्रदर इन लॉ को काम पर लगवाना है। तो जून कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में कल होटल में आकर बात करता हूँ। तभी जून का कलीग कहता है, मुझे पता है कि तुम किस लिए गुस्सा हो, सॉरी मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाया, लेकिन मैंने तुम्हारी वेडिंग रिंग बनवाने में तुम्हारी हेल्प की थी। वैसे उन ईयररिंग्स का क्या हुआ जो तुमने रिंग के साथ खरीदे थे? तो इससे पहले कि कलीग अपनी बात पूरी कर पाता, उतने में ही जून अपनी कॉल कट कर देता है। इसके बाद जून रैन की तरफ जाता है। तो रैन कहती है, वो आदमी किस ईयररिंग्स की बात कर रहा था? जून कहता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक ईयररिंग खरीदी थी। फिर रैन कहती है, मैं ईयररिंग्स नहीं पहनती, मेरे कान में भी पियर्सिंग नहीं है और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। जरूर वो ईयररिंग्स तुमने मेरे अलावा किसी दूसरे को गिफ्ट की होगी।
तो जून कहता है, हर कोई यहाँ आकर इतना ओवर सेंसिटिव क्यों हो रहा है। अब जून के ऐसा कहते ही वहाँ जून के फोन की रिंगटोन बजती है। ये नंबर किसी आदमी के नाम से सेव था। अब इसे देखकर रैन जल्दी से फोन उठाकर जून के पास जाती है और उसे कॉल का जवाब देने को कहती है, लेकिन जून ऐसा नहीं करता। तभी रैन खुद जून से फोन छीनकर उसे पिक कर लेती है। इस कॉल में किसी लेडी की आवाज थी। वो लेडी कहती है कि सर, मैं आपकी मैनेजर बोल रही हूँ। मुझे आपको बताना है कि मैं आपसे प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। क्या मुझे इस बच्चे का अबॉर्शन करवा देना चाहिए? अब ये जानकर रैन की पूरी जिंदगी पलट जाती है और रैन वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फिर जून भी रैन का पीछा करते हुए वहां आता है, लेकिन रैन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोलती। तभी जूलिया जून को खींचते हुए दूसरे कमरे में लाती है और उसे उसके इयररिंग्स देकर एक थप्पड़ मारती है। इस सीन से हमें समझ में आता है कि जिसे जून ने इयररिंग्स गिफ्ट की थी वो मैनेजर नहीं बल्कि जूलिया थी और जून का 3 लोगों के साथ अफेयर चल रहा था। इस तरफ बाथरूम में सैरा रैन को शांत करा रही थी। तभी सैरा को उसका हस्बैंड पार्क बाहर बुलाता है और अपने साथ घर चलने को कहता है, लेकिन सैरा कहती है, तुम अकेले जाओ। अब पार्क सैरा को उसका फोन देते हुए कहता है, मैं यहाँ कोई और सीन क्रिएट करना नहीं चाहता। फिर सैरा फोन देखकर कहती है कि ये आदमी तो मेरे ब्लॉग का बस एक नॉर्मल फॉलोअर है, मैं इसे पर्सनली नहीं जानती। तो पार्क कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारा ये फॉलोअर तुम्हारे प्राइवेट कपड़ों का कलर जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है और इसी से तुम हर रात चैटिंग भी करती थी। तो सैरा एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि हाँ, मैं इससे ही सीक्रेट चैटिंग करती थी क्योंकि तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। तो मुझे घर में किसी मेड की तरह रखते थे। घर में सभी को खुश रखने के लिए मैंने अपनी खुशियां सेक्रीफाइस कर दी और इस कमरे में सभी लोग हमारा सीक्रेट जानना चाहते हैं ना। तो सुनो, एक बार मैंने शराब पीकर गाड़ी से किसी आदमी को कुचल दिया था, लेकिन मेरी जगह पर इस सब का इल्जाम पार्क ने खुद पर ले लिया क्योंकि अगर मैं जेल जाती तो घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। पार्क ने मेरे लिए भी सेक्रीफाइस किया था और मैं भी पार्क के लिए काफी कुछ कर चुकी हूँ। इसलिए अगर तुम पहले बता देते कि तुम एक गे हो तो मेरे लिए तुमसे अलग होना और ज्यादा आसान हो जाता। और ऐसा बोलकर सैरा वहाँ से चली जाती है। अब कमरे में सभी पुराने दोस्त सियोक, नीता, जून और पार्क बचे थे। तभी नीता कहता है कि पार्क गे नहीं है, अगर इधर कोई गे है तो वो मैं हूँ। अजीब बात है ना, समाज में गे लोगों को चिपकू समझा जाता है, लेकिन क्या मैं तुम्हें चिपकू किस्म का लगता हूँ? तभी पार्क कहता है कि मैं इस कमरे में सिर्फ 2 घंटे के लिए गे बना और मैंने रियलाइज किया कि गे की जिंदगी बहुत ही बेकार होती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम चारों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तभी नीता कहता है कि गे होने की वजह से ही मेरी वाइफ का मुझसे डिवोर्स हुआ था और स्कूल वालों को भी पता चल गया था कि मैं एक गे हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। तभी अचानक जून को वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरअसल रैन वॉशरूम से निकलकर मेकअप रूम में आई थी। यहाँ रैन जून के पास जाकर कहती है, तुम बाप बनने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मैनेजर को कॉल पर विटामिन की दवाइयाँ लेने का प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया है। इसके बाद वो नीता से कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखना। और इतना कहकर रैन वहाँ से चली जाती है, जबकि सियोक जून को रैन के पीछे भेजता है, जिसके बाद जून भी उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब इस वक्त सियोक कमरे में अकेला होता है और सियोक को उसकी वाइफ जूलिया हक करती है। आगे कुछ समय के बाद सभी मेहमान सियोक के घर से हंसते हंसते बाहर निकलते हैं, जैसे कि अंदर कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी तरफ सैरा भी कार चलाते वक्त ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि उसके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब रास्ते में गुजरते वक्त पार्क और जून नीता से मिलते हैं, लेकिन नीता के सामने ये लोग सिर्फ काम की बातें करते हैं और कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करता कि नीता गे है। वहीं घर में जूलिया सियोक से कहती है, क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो सियोक कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी मेरे मैसेजेस देख सकती हो। वैसे भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट होता है, इसलिए इस तरह का गेम खेलकर उनके सीक्रेट्स को जानना तुम्हारा कोई बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जिस वक्त जून रैन के साथ होता है तब जून को उसकी मैनेजर का दोबारा से मैसेज आता है कि मुझे आज रात तुमसे मिलना है। तभी जून टाइप करता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। यानी जून अभी तक सुधरा नहीं था और इसके बाद भी रैन को धोखा दे रहा था। इतना ही नहीं, इवन सैरा और उसका हस्बैंड पार्क भी नहीं बदले थे। वो दोनों भी एक दूसरे से छुपकर अपने अपने लवर्स के साथ चैट कर रहे थे। और अंत में नीता, जो कि एक गे था, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज किया करता था ताकि उसकी बॉडी मस्कुलर दिखे और कोई उसे गे ना समझे। और इतना दिखाते ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हमें एंडिंग में बताया जाता है कि हर इंसान 3 तरह की लाइफ जीता है, एक सोशल लाइफ, दूसरी प्राइवेट लाइफ और तीसरी सीक्रेट लाइफ, जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होती। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? वैसे क्या आप ऐसा गेम खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने उन्हीं दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना जिनके सीक्रेट्स या तो आपको पता है या फिर आप जानना चाहते हो। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।